हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग डेली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के, न्यूज वेबसाइट के साथ ही साथ जो गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे पीआईबी हो गया, ठीक है, तो पीआईबी, एएनआई, डीडी न्यूज इत्यादि हर जगहों से जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी का जो दिन होता है ये नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? जो 16 जनवरी का दिन है उसको नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 16 जनवरी का दिन नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, जो स्टार्टअप इंडिया अभियान था उसकी शुरुआत कब हुई थी? याद रखना, स्टार्टअप इंडिया अभियान जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ईयर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टअप डे के बारे में जान लिया। अब आइए चर्चा करते हैं अपनी अगली खबर पर। अगली खबर क्या है? पहला लोकपाल दिवस समारोह। अब पहला लोकपाल दिवस समारोह है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो लोकपाल दिवस है, लोकपाल दिवस भी बनाया जाता है 16 जनवरी के दिन ही लोकपाल दिवस बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आयोजन की तिथि क्या है। जो पहला लोकपाल दिवस समारोह था उसके आयोजन की तिथि 16 जनवरी 2025 का इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल कहां पर इसका जो समारोह था, समारोह कहां पर आयोजित किया गया? तो वो समारोह जो था जोरावर ऑडिटोरियम, मानिक शाह सेंटर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। एग्जाम में हमसे पूछे कि पहला लोकपाल दिवस समारोह का आयोजन कहां पे किया गया? मानिक शाह सेंटर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि की बात कर ले तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो थे वो मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। जो पहला लोकपाल दिवस समारोह था, यहाँ पर अभी ये समारोह जो है, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये समारोह चल रहा है। ठीक है, समारोह के दौरान क्या हुआ कि भारत के अटॉर्नी जनरल, क्या नाम है भारत के अटॉर्नी जनरल का? आर वेंकट रमणी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एन संतोष हेगड़े और अन्ना हजारे को सम्मानित किया गया है। यानी कि अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आपको बताओ इन तीनों लोगों को सम्मानित किया जा चुका है पहले लोकपाल दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, अब आगे हम बात करें भारत के लोकपाल ने, ठीक है, जो भारत के लोकपाल है, लोकपाल के द्वारा 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है, जिसे पहली बार 16 जनवरी 2025 को बनाया गया। यानी कि आज ही के दिन ये पहली बार बनाया गया। और पहली बार कोई भी दिवस जो होता है जो पहली बार बनाया जाता है तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये 16 जनवरी का दिन है, इसको लोकपाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पर लोकपाल की बात कर ले तो भारत के लोकपाल कौन है? इनका नाम है न्यायमूर्ति एम एन खानविलकर। ठीक है, अजय माणिक राव खानविलकर इनका नाम है। तो ये आपके नाम याद रखना कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है और ये दूसरे लोकपाल है। इनसे पहले कौन थे? पीसी घोष, पिनाकी चंद घोष थे पहले लोकपाल। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। अगली खबर कौन सी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से? ठीक है, देखिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यानी कि एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन की तिथि याद रखना, डेट याद रखना, 16 जनवरी 2025, आज ही इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटनकर्ता अमित शाह द्वारा कहां कहां पर इसका उद्घाटन किया गया अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा ये है क्या। यहाँ पर देखिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो ये एफटीआई टीटीपी है ये देश भर के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें पहली बार कहां पर लागू हुआ था? तो जून 2024 में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, ठीक है, जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल नंबर 3 है वहां पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम को शुरुआत की गई थी। अब देखिए ये होता क्या है, बेसिकली जो एफटीआई टीटीपी है इसके माध्यम से होगा क्या कि जो जैसे आप बोर्डिंग पास होता है, जब बोर्डिंग पास होता है तो बोर्डिंग पास के बाद जब बोर्डिंग पास आप दिखाते हैं तभी वो एयरपोर्ट पर गेट खुलता है और आप अंदर एंट्री करते हैं। तो अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए इसको लागू किया गया है। इससे होगा क्या कि लोगों को, यात्रियों की सुविधा जो है वो ज्यादा सुगम हो जाएगी। पहले क्या होता था कि लंबी सी भीड़ लगती थी, लंबा सा जाम लगता था, ठीक है, लोग घंटों खड़े रहते थे लाइन में, फिर उनका नंबर आता था। लेकिन अब इसके लागू होने के बाद बायोमेट्रिक के जरिए तुरंत अंदर एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया है। आगे देखें अगली खबर कौन सी है हमारी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा में रही और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, जो वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड है ये प्रदान किए गए। ठीक है, वर्ष 2024 के लिए देखते हैं प्रख्यात निर्देशक अपर्णा सेन, ठीक है, अपर्णा सेन जो है इनको भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ, ठीक है, किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल जो फिल्म पत्रकार संघ है उनके द्वारा वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे, कौन सा?
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। परीक्षा में आपसे पूछे, ठीक है, देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है ये बहुत से फिल्म अवार्ड में प्रदान किए जाते हैं। जब आपसे इंडिकेट करके पूछे कि वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड के अंतर्गत सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया, आप टिक करके आइएगा, अपर्णा सेन को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब यहीं पर क्या हुआ कि सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म कौन सी बनी, इसका नाम है माणिक बाबर मेघा। ठीक है, माणिक बाबर मेघ जो है ये सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का इसको अवार्ड मिला। और वहीं पर अगर देखा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया, तो चंदन सेन को दिया गया। किसको, चंदन सेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है ये 2 लोगों को प्रदान किया गया है। पहला नाम देखें तो यहाँ पर श्रीजीत मुखर्जी, श्रीजीत मुखर्जी को किस लिए, बादामी, हैनार, कामले इनकी मूवी है। और वहीं पर देखा जाए तो देवलाय भट्टाचार्य, जो देवलाय भट्टाचार्य है इनको पदातिक के लिए, कौन सी मूवी है इनकी, पदातिक के लिए संयुक्त रूप से दोनों लोगों को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को, ठीक है, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को इनकी मूवी अयोग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, याद रखना आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया है, 2 लोगों को, श्रीजीत मुखर्जी और देवलाय भट्टाचार्य को दिया गया है। वही अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको प्रदान किया गया है, तो माणिका बाबर मेघ को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको प्रदान किया गया, तो चंदन सेन को प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस अवार्ड के बारे में चर्चा कर ली। अगली खबर देखते हैं, अगली खबर जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी है, देखिए तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक फायर एंड फारगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण। देखिए फायर एंड फारगेट गाइडेड मिसाइल, नाम से पता चल रहा है फायर करके भूल जाइए, ये अपने आप अपने टारगेट को खोज के हिट कर लेगा। एक बार सेट कर दीजिए, एक बार जो उसका टारगेट है, टारगेट को आप सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद वो टारगेट मूवेबल है या चाहे जैसा है वो, चाहे जहां चलता जाए, ये अपने आप उस टारगेट को खोज के हिट करेगा। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी का ये एंटी टैंक फायर एंड फारगेट गाइडेड मिसाइल है, MK2 इसका नाम है। और इसका सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया है ये याद रखना, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो है वहां पर DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। विशेषता क्या है, विशेषता ये है ये इंफ्रारेड तकनीक से लैस है। यह मिसाइल उन्नत फायरिंग एंड फारगेट तकनीकी पर काम करती है। मैंने आपको बताया कि फायर एंड फारगेट तकनीकी क्या है, लॉक करिए, ठीक है, फिर भूल जाइए। गति की बात कर ले, ये गति इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे इस बार FWD बॉम्बर के बारे में पूछ लिया था यूपी PCS में, ठीक है, FWB बॉम्बर के बारे में पूछ लिया था। तो वैसे ही यहाँ पर गति याद रखना। गति देखें तो यह मिसाइल 230 मीटर पर सेकंड, कितनी, 230 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, जिससे यह 17 से 18 सेकंड के भीतर 4 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर सकती है। यहां पर इसकी गति याद रखना, ये गति आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रह्मोस की गति इस बार यूपी PCS 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछ लिया था, तो यहाँ पर MK2 जो है इसकी गति याद रखना 230 मीटर पर सेकंड इसकी गति है। वजन की बात कर ले, इसका वेट कितना है, लगभग 45 किलोग्राम वजनी, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 6.1, ठीक है, 6 फीट 1 इंच इसकी हाइट है। और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट याद रखना कि इसका वजन कितना है और लंबाई कितनी। ये सारे जो चीजें होती है ना, बेसिक चीजें, अब यूपी PCS में बेसिक चीजें बहुत पूछी जा रही है कथन कारण करके, ठीक है। तो यहाँ पर कथन कारण के दृष्टिकोण से ये पॉइंट याद रखना। लागत की बात कर ले तो DRDO ने 300 करोड़ रुपए की लागत से इस मिसाइल को विकसित किया है, यानी कि 300 करोड़ रुपए की लागत से इस मिसाइल को विकसित किया गया है। और ये तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है, ठीक। इस मिसाइल का जो खासियत है, इन खासियत को आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलो आगे देखें, अगली खबर कौन सी है। अगली खबर पे हम चर्चा करें तो 88वीं, ठीक है, 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। अब 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन सबसे पहले तो याद रखो कब आयोजित होगा, तो इसकी तिथि क्या है, 20 से 21 जनवरी के बीच में होगा। अब देखिए होगा तो कहां होगा, अब कहां होगा तो देख लेते हैं, स्थान देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका विषय क्या है, किस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसकी थीम की हम बात कर ले तो इसका विषय क्या है, संविधान की
75वीं वर्षगांठ, संविधान सभा में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान, ये इसका थीम है। और ये थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये थीम इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संविधान सभा में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान, ये इसका थीम है और इसी थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो अध्यक्षता जो है, ये आयोजन जो हो रहा है इसकी अध्यक्षता ओम बिरला के द्वारा की जाएगी। और अगर जो देखा जाए सह मेजबान कौन है, ठीक है, तो सह मेजबान बिहार विधानसभा इसमें सह मेजबान की भूमिका में है, ठीक है। आगे बात करें प्रतिभागी कौन होंगे, तो गोवा और दिल्ली को छोड़कर, कहां पर? गोवा और दिल्ली को छोड़कर सभी विधानसभाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ लोकसभा के 60 और राज्यसभा के 7 अधिकारी इसमें शामिल होंगे। 31 राज्य विधानसभाओं के सचिव और 54 पीठासीन अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कौन सम्मिलित नहीं हुए, तो याद रखना दिल्ली और गोवा सम्मिलित नहीं हुए। अब यहीं पर कंफ्यूज करने के लिए दिल्ली की जगह वो पुदुचेरी दे देगा, ठीक है, पुदुचेरी दे देगा, या गोवा की जगह किसी अन्य राज्य का नाम दे देगा। तो यहाँ पे ये याद रखना कि दिल्ली और गोवा से कोई भी सम्मिलित नहीं, मतलब यहाँ के विधानसभा से कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ, बाकी अन्य राज्यों के लोग यहाँ पे शामिल हुए। 31 राज्यों की विधानसभा के अधिकारी, सचिव एवं 54 पीठासीन अधिकारी सम्मिलित हुए थे, ठीक है। आगे हम बात करें, ये जो आयोजन बिहार में हो रहा है, ये बिहार में तीसरी बार हो रहा है, ठीक है, ये बिहार में तीसरी बार हो रहा है। इसके पहले बिहार में 2 बार आयोजित किया जा चुका है। पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार 1964 में आयोजित किया गया था, और दूसरी बार कब? 1982 में, ठीक है, दूसरी बार 1982 में। और अब 2025 में तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। तो वहां पर वही लिखा हुआ है कि 43 वर्षों बाद इस सम्मेलन की मेजबानी बिहार कर रहा है। यह तीसरी बार है जब बिहार इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पूर्व में कब किया था? 1964 में किया था और 1982 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बारे में जान लिया। जितना हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। आइए अगली खबर देखते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कौन सी खबर है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है? देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अब दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? इनका नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को 14 जनवरी 2025 को, कब? 14 जनवरी 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यानी कि परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्या है, कहां के न्यायाधीश बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले कहां के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये पॉइंट याद रखना, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि जो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय है, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य के, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे? कहां, किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया, ठीक है। आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने 7 जनवरी को उनके स्थानांतरण की सिफारिश की थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जनवरी 2025 को उनके स्थानांतरण की, इनके ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी। तो इसके बारे में हमने जान लिया। यहाँ पर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नियुक्तियों के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। अगली खबर देखें, अगली खबर कौन सी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। इवन यूपी पीसीएस में तो पूछा ही जा सकता है, आरओ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजी मकड़ी की एक नई प्रजाति। देखिए, यूपीएससी ऐसी खोजों पर ना बहुत विशेष फोकस करता है और अपनी परीक्षाओं में पूछता है, तो यूपीएससी में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने सिडनी फनल वेब, कौन सा? सिडनी फनल वेब मकड़ी की एक बड़ी और अधिक विषैली प्रजाति, क्या नाम है प्रजाति का? बिग बॉय इसको नाम दिया है, ठीक है, कि खोज की है, बिग बॉय प्रजाति की खोज की है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? केन क्रिस्टेंसन। केन क्रिस्टेंसन के नाम पर इसका नाम क्या दे दिया गया है? एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनिया, एट्रेक्स क्रिस्टेंसेनिया इसका नाम दे दिया गया है। और ये इस मकड़ी का वैज्ञानिक नाम है। देखो, ये मकड़ी है, इसको खोजी गई है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मकड़ी 9 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 9 सेंटीमीटर लंबी मकड़ी है, जबकि आम सिडनी फनल वेब जो होती है वो लगभग 5 सेंटीमीटर तक ही होती है, ठीक है। यानी आम सिडनी फनल वेब की तुलना में अगर तो देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर की तुलना में ये 9 सेंटीमीटर की लंबी है। और साथ ही साथ इसकी जो विष ग्रंथियां हैं, विष ग्रंथियां भी लंबी है और इसके दांत भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। और ये है वो मकड़ी जिसकी खोज की गई है। खोज किसके द्वारा की गई है? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि केन क्रिस्टेंसन के द्वारा इसकी खोज की गई है और उन्हीं के नाम पर इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है, ठीक है।
कहां पर खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो अगली खबर देखें। अगली खबर कौन सी है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट? देखिए जोधपुर झाल वेटलैंड। अब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जोधपुर झाल वेटलैंड कहां पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि जोधपुर झाल वेटलैंड है, यहां पर पहली बार दिखे प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी कौन से? रोजी पेलिकन के 2 समूह यहां पर दिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में रोजी पेलिकन के 2 समूह निम्नलिखित में से किस वेटलैंड में दिखे हैं? जोधपुर झाल वेटलैंड में दिखे हैं। हेडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। आगे देखें तो मथुरा के जोधपुर झाल वेटलैंड में पहली बार प्रवासी पक्षियों का एक दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या है? रोजी पेलिकन इसका नाम है, और इसको ग्रेट व्हाइट पेलिकन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो रोजी पेलिकन है इसको ग्रेट व्हाइट पेलिकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें इन पक्षियों के 2 समूह, जिनमें 38 की संख्या में 2 समूह देखे गए हैं, 38 की संख्या में वेटलैंड में पहुंचे हैं। आगे बात करें जोधपुर झाल वेटलैंड जो है ये कहां पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में आगरा और मथुरा के बीच में स्थित है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी पीसीएस की एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। और यूपी पीसीएस के एग्जाम में आरओ में ये पूछा जा सकता है कि जोधपुर झाल वेटलैंड कहां पर है। आप जोधपुर नाम सोच के लगा देंगे राजस्थान में है, ठीक है, लेकिन राजस्थान में नहीं है, ये कहां पर है? ये मथुरा और आगरा के बीच में है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, पहले ये पेलिकन जो होते थे, ये पक्षी यहाँ पे आप देख सकते हैं रोजी पेलिकन, ये पहले इनकी प्रजाति जो होती है भरतपुर और आगरा के सुर सरोवर जैसी जगहों पर ही देखी जाती थी, लेकिन अब ये जोधपुर झाल वेटलैंड में भी पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और जोधपुर झाल वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली खबर देखें। अगली खबर कौन सी है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी 2 मिनट करंट न्यूज में एक डेडिकेटेड वीडियो में ला चुका हूं। यहां पर हम लोग टू द पॉइंट बातें करेंगे। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली में। यह याद रखना, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कथन कारण में आपसे पूछे, अब यहाँ पर कथन कारण में उद्घाटनकर्ता का नाम कंफ्यूज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकता है या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम दे सकता है, लेकिन आप पीयूष गोयल पर अड़े रहना कि अब पीयूष गोयल को ही टिक करके आएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करें। मुख्यालय की बात कर ले तो इसका मुख्यालय कहां पर होगा? निजामाबाद तेलंगाना में। यानी कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर होगा? निजामाबाद तेलंगाना में होगा। ठीक है, आगे बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष किसको नामित किया गया? पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष है पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी जो है ये इसके पहले अध्यक्ष नामित किए गए हैं। वहीं पर हम बात करें तो भारत जो है वो हल्दी के उत्पादन में शीर्ष उत्पादक है, शीर्ष निर्यातक है तथा उपभोक्ता भी सबसे शीर्ष है पूरे विश्व में। ठीक है, तो यहां पे इतने पॉइंट हमने देख लिए। आगे देखें अगला पॉइंट कौन सा है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्यूचर मिनरल फोरम, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025। अब इसके बारे में बात करें तो इसका आयोजन कब हुआ? तो 14 से 16 जनवरी 2025 के मध्य किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कहां पर? रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? 14 से 16 जनवरी के मध्य किया गया था। और ऐसे फोरम जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, आयोजक की बात कर ले तो सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। यानी कि जो मेजबान थे, मेजबान कौन था? ठीक है, सऊदी अरब का उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्रालय इसका मेजबान था। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो खनिज आपूर्ति में निवेश बढ़ाने, अफ्रीका, पश्चिम और मध्य एशिया की क्षमता निर्माण पर फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस आयोजन का जो फ्यूचर मिनरल फोरम हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य खनिज आपूर्ति में निवेश को बढ़ाना, साथ ही साथ अफ्रीका, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में क्षमताओं के निर्माण पर फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सतत और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना, खनिज क्षेत्रों में हरित प्रौद्योगिकियों को लागू करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था। आगे हम बात करें भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व, भारत मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो जी किशन रेड्डी। ठीक है, जो कोयला और खनिज मंत्री है जी किशन रेड्डी, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस सम्मेलन में। ठीक है, तो यहां पर ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली खबर देखते हैं, आपके एग्जाम के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट खबर है।
देखिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ, अब आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जसप्रीत बुमराह को दिसंबर के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है। जैसा आप लोगों इनके परफॉर्मेंस के बारे में जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अगर जो देखा जाए तो सबसे सफल गेंदबाज के रूप में कौन उभरे, जसप्रीत बुमराह उभरे थे। इसी वजह से इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया। पहले देखिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता था, साल में सिर्फ एक खिलाड़ी को चुना जाता था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैचों का जो सीरीज चलती है, बहुत सी सीरीज होने लगी, अब बहुत सी सीरीज होने लगी, बहुत सी श्रृंखलाएं होने लगी, तो जो मैच है अब मैचों के आधार पर हर मंथ में, ठीक है, हर महीने प्लेयर ऑफ द जो आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाने लगे। पहले प्लेयर ऑफ द ईयर होते थे, अब प्लेयर ऑफ द मंथ होने लगे हैं। तो दिसंबर के लिए किसको चुना गया है, जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान शानदार प्रदर्शन के बाद दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, ठीक। चलिए अगली खबर देखें। अगली खबर कौन सी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीआईएसएफ की 2 नई बटालियन के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा सीआईएसएफ की 2 नई बटालियन को मंजूरी प्रदान की गई है। उसमें बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने कब 14 जनवरी 2025 को 2 नई बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। किसकी, कितनी, 14 जनवरी 2025 को 2 नई बटालियन के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक। ये पॉइंट याद रखना। आगे देखें तो नई स्वीकृत बटालियन में से प्रत्येक में 1025 कर्मी होंगे। जो नए स्वीकृत बटालियन, 2 बटालियन बनेगी, उससे प्रत्येक में 1025 कर्मियों को भर्ती किया जाएगा। टोटल कितने होंगे, तो 2050, दोनों को मिला दिया जाए तो 2050 कर्मी यहां पर होंगे। अब यहां पर देखा जाए जिससे सीआईएसएफ बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अभी तक कितने थे सीआईएसएफ के, कुल 13 बटालियन थी। अब 13 बटालियन में 2 और ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, 13 + 2 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जो 2 नई बटालियन की घोषणा की गई है ना, 2 नई बटालियन, इसमें से एक बटालियन जो है, ठीक है, जो हाल ही में विस्तार में हाल ही में स्वीकृत महिला बटालियन भी शामिल है, यानी कि हाल ही में स्वीकृत किया गया था महिला बटालियन, ठीक, महिला बटालियन जो स्वीकृत किया गया था वो भी इसी में शामिल है, ठीक। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। चलो आगे देखें। सीआईएसएफ अधिनियम के तहत 1969 में स्थापित सीआईएसएफ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सुरक्षा प्रदान करने से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में विकसित हुई है और सार्वजनिक, निजी और दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा रेलवे, एयरपोर्ट तथा जो विभिन्न संस्थान होते हैं, बड़े सरकारी पीएसयू है, वहां पर सीआईएसएफ के जवान तैनात होते हैं। इनका यही कार्य होता है कि जो भारत सरकार की जो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रम है उनकी सुरक्षा करना, उनको सेवा प्रदान करना सीआईएसएफ का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जान लिया। और राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। चलो आगे बात करें। अगली खबर कौन सी है, काशी तमिल संगम 3.0। अब काशी तमिल संगम 3.0 के बारे में बात कर ले तो ये जैसे आपको पता चल रहा है 3.0, ठीक है। तो ये कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा, तो 15 से 24 फरवरी 2025 के बीच में। कहां पर आयोजित किया जाएगा, नमो घाट वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्य आयोजक की बात कर ले तो मुख्य आयोजक कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय आईआईटी मद्रास और बीएचयू के साथ मिलकर, ठीक है, इसका आयोजन करेगा। मुख्य विषय क्या है, इस बार मुख्य विषय क्या होगा, मुख्य विषय की बात कर ले तो तीसरे संस्करण का विषय महर्षि अगस्त्यार की विरासत और दर्शन होगा। यानी कि जो महर्षि अगस्त्यार या महर्षि अगस्त जिनको आप कहते हैं, अगस्त के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं का जो विरासत और दर्शन है उसी थीम पर इस बार काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट याद रखना, किसके द्वारा किया जा रहा है ये जरूर याद रखना, ठीक है। आईआईटी मद्रास और बीएचयू के सहयोग से, मुख्य आयोजक कौन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक। चलो आगे बात करें। अगली खबर क्या है, एक किताब है, पुस्तक का नाम याद रखना, तमिल अ पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी, तमिल अ पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। और ये है निर्मला लक्ष्मण जी, ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, निर्मला लक्ष्मण जी का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। विषय क्या है इस किताब का, थीम, मतलब ये किताब किस विषय पर आधारित है,
तो ये तमिल इतिहास की बात करती है। ये जो किताब है तमिल अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, ये किताब जो है तमिल इतिहास पर बात करती है, साथ ही साथ तमिल संस्कृतियों पर आधारित है। यानी कि तमिल इतिहास और वहां की संस्कृति पर आधारित ये किताब है। किसके द्वारा लिखी गई है? निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। और तमिलनाडु से एक पॉइंट याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को जो तमिलनाडु सरकार है, अगर जो कोई डिकोड करता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, ठीक है, तो वो पुरस्कृत करेगी। चलो आगे देखें। अब यहां पर हम आते हैं आज का सवाल। देखिए आज का सवाल इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपको विचार करना है कथन पर। पहला कथन क्या कह रहा है? नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये उन्नत फायर एंड टारगेट तकनीकी पर आधारित है। पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है यह मिसाइल 300 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। विकल्प दिया हुआ है, केवल कथन एक सही है, बी कह रहा है केवल कथन दो सही है, सी कह रहा है दोनों कथन सही है और डी कह रहा है दोनों कथन गलत है। ठीक, ये हमारा पहला सवाल हो गया। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा कह रहा है भारत हल्दी का शीर्ष उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता देश है। अब इसमें से विकल्प दिए हुए हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना तो एक ना ही दो। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय, ये तो हो गया। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की 2 नई बटालियन के गठन से इनकी कुल संख्या 15 हो जाएगी। अगला कह रहा है CISF की स्थापना जो हुई थी 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। विकल्प दे रखा है, केवल कथन एक सही है, विकल्प 2 केवल कथन 2 सही है, सी कह रहा है दोनों कथन सही है और डी कह रहा है ना तो कथन एक सही है ना ही कथन 2 सही है। ठीक है, तो यहां पर आज के सवाल में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और कोई फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।